मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आप मुझे जानते ही होंगे। बस एक काम नया किया है इस दौरान, अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे। छुट्टियों के दौरान एक कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी एस्टेब्लिश किया है, तो कुछ फैब्रिक का, कंस्ट्रक्शन का, कॉस्मेटिक्स और कैफ़ेज़। ये हमने अपना साउथ पंजाब में, और ये कंस्ट्रक्शन पहले से चल रहा था, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये दो काम ऑनलाइन, फैब्रिक्स और कैफ़ेज़। UHY में कुछ देर मैंने जॉब की, आपको पता है सब लोगों को। कुछ देर गवर्नमेंट में भी रुलते रहे, उसके बाद CFE वगैरह और कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे पढ़ाते रहे। ठीक है, ये तो थी मेरी बात। आपकी बात करें, मोस्ट ऑफ यू जो है PRC के पेपर रिज़ल्ट वेटिंग है। कितने वापस जाना चाहते हैं? मेरे वाला पास है, बाकी भी करने हैं ना। तो कैसा था पेपर्स PRC सही हो गए? इंशाल्लाह पास हो जाए। कब है रिज़ल्ट? कुछ जो है ऐसे भी हैं जो मुकम्मल पास करके आए हों। चले, बेस्ट ऑफ लक। कब है? 2 मई को। चलो ज़्यादा दूर नहीं है, अल्लाह खैर करे। कैफ दूसरा लेवल, PRC, कैफ और फिर फाइनल, जिनमें दूसरा लेवल बेटा PRC निस्बतन आसान होता है, निस्बतन। हम कहते थे जब मॉड्यूल A होता था तो हम कहते थे ये दाना डालते हैं, मॉड्यूल A निस्बतन आसान होता था, उसमें इकनॉमिक्स उन्होंने निकाल दी। उसके बाद इसको उन्होंने AFC कर दिया। AFC में कुछ MCQs, कुछ थ्योरी, निस्बतन आसान, पहले की निस्बत उन्होंने आसान कर दिया। PRC मज़ीद आसान कर दिया। आप लोगों को मुश्किल लगा होगा क्योंकि वो जो एक साल बाद पेपर आते थे, वो चीज़ ख़त्म हुई आपकी। दूसरा आपका ये हुआ कि अनसीन, पहले टेक्स्ट बुक से आता था, वो चीज़ ख़त्म हुई ना। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। हाँ बिल्कुल, वैसे MCQs की वजह से किसी हद तक आपको एडवांटेज था। क्या पानी ज़रा कह दीजिए। तो बेटा जी अब उससे अगला लेवल है। अच्छा, हम कहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं क्योंकि फाइनल में जो है अगर कोई फंस भी जाता है तो अपने जोगा हो जाता है। ठीक है, फाइनलिस्ट है, हमें देख लें। ठीक है, तो वो एक आध पेपर रहते होते हैं, किसी का होता है वो क्या करियर परसू करता है, पेपर निकालता है, हो गया ठीक। ये वाला लेवल है जिसमें आपने लाजमी तौर पर निकलना है ताकि फर्म में जा सके। 2 मसाइल हैं, एक करियर है, पास करना है, आगे जाएंगे, फर्म में जाएंगे। दूसरा मसला है फर्म्स का। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि बाज़ दफ़ा हम परेशान होते हैं कि बच्चे क्या करेंगे। डूएबल है कैफ, कोई परेशानी की बात नहीं। मसला सिर्फ यही है, PRC में भी कहा था, दोबारा से कह रहा हूँ कि आपको डेली का काम डेली करना पड़े, बस एक ही तरीका है। PRC में भी आपने देखा जो बाद में जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया उन्हीं को मुश्किल आई होगी, जो साथ साथ पढ़ते रहे उनके लिए कोई मसला नहीं। कैफ तो बिल्कुल इसी तरह से है। PRC से कैफ मुश्किल होगा या आसान? मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, चलो पता चल जाएगा। ओके, तो इस दफ़ा मतलब सेट पैटर्न होते हैं। 2 मार्क्स का एक MCQs होता है, 50 आते हैं, आपने देखा होगा चैप्टर 1, 5, ये वो। ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब कुछ जो है 3-4 मतलब एग्ज़ामिनर आता है वो 3 साल रहता है। 3 साल रहता है मतलब कितनी अटैम्प्ट्स? 6 अटैम्प्ट। पिछली दफ़ा वो चेंज हो गया। अब पिछली 6 अटैम्प्ट में जो आ रहा था, टीचर्स ने अपना वैसे प्रोग्राम सेट कर लिया होता है। 4 अटैम्प्ट में आ गया। पिछली दफ़ा 50% जो है वो न्यूमेरिकल, 50% आपका थ्योरी।
टैक्स की बात करूँगा, टैक्स की ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना पैटर्न सेट कर दिया। इस दफ़ा एग्ज़ामिनर शायद चेंज हुआ है या उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली है, तो उसने पेपर को न्यूमेरिकल बढ़ा दिया। अब जिसने थ्योरी का रट्टा लगाया हुआ था उसको परेशानी हुई है, ठीक है। वो ये बता देता है इसमें से इतना, इसमें से इतना, इसमें से इतना, ये नहीं बताता कि न्यूमेरिकल ज़्यादा होगा या थ्योरी ज़्यादा हो, ठीक है। तो कैफ में एग्ज़ामिनर यूं पलटी भी खा सकता है, कोई सेट पैटर्न नहीं। हाँ, देगा सिलेबस में से ही, कोई 2, 4, 5 मार्क्स के अलावा बाकी सारा सिलेबस में से आना है। ये लॉ है, इसको तैयार करना पड़ेगा। साथ में न्यूमेरिकल है, उनकी एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन से। ये इनका तारुफ था सब्जेक्ट्स का। अब बताते हैं कि कितने, अच्छा बुक आई गैप की, पिछले से पिछले दफ़ा मेरी अपनी ऑलमोस्ट बुक प्रिंट होने वाली है, रोक दिया है उस पर काम। एग्ज़ामिनर ने सीधी सीधी लाइन उठा के पूछी है अपनी बुक से। हाँ, मैं मजबूरन क्या करना है, बुक को ही फॉलो करना है। हाँ, जहाँ पे हमें लगेगा बुक में थोड़ी बहुत कमी बेशी है, जैसे चैप्टर 1 में है, इसी चैप्टर 4 में है, तो वहाँ पे आपको नोट्स दे देंगे। किसी चैप्टर के कंप्लीट दे देंगे, किसी का कह देंगे कि जनाब ये बुक में है। बुक को प्रिंट नहीं करवाना, अभी प्रिंट बिल्कुल नहीं करवाना। आपको सॉफ्ट फॉर्म में बुक मिल गई हो, हाँ बस ठीक है, अभी गुजारा हो जाएगा। टैबलेट, पीसी, लैपटॉप कुछ ना कुछ ख़रीद लें, ये आगे काम आएंगे। आगे भी सॉफ्ट में ही सारा कुछ आना है, दुनिया चेंज हो गई है ना। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम प्रिंट करवा लेंगे, जो नोट्स देंगे आपको वैसे भी शेयर कर लेंगे। ऊपर जो है बुक शॉप या फ़ोटो कॉपी शॉप जो भी है वहाँ पे रखवा देंगे, जो भी होगा। फ़िलहाल आपको बुक मिल गई है, बुक में से ही पढ़ाया जाएगा। टोटल चैप्टर हैं इसके 19 चैप्टर पे बात करने से पहले इकोनॉमिक्स तो सबने पढ़ी हुई है पीआरसी में, पढ़ा है। इसमें एक पोर्शन था टैक्सेशन, उसमें 2 चीज़ें वो बताता था। एक तो रेट की बेस पे है, दूसरा किस बेस पे, क्वालिफाई किसकी, बोल गया गजनी इम्पैक्ट। हाँ, स्पेलिंग क्या होते हैं, बर्डन के हिसाब से। इसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन थी वो बेटा क्या थी, डायरेक्ट टैक्स, अच्छा ठीक है। बर्डन के हिसाब से क्या है, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा जी बेटा। डायरेक्ट और डायरेक्ट की सबसे बेहतरीन एग्जांपल इनकम टैक्स, ठीक है बेटा। इनडायरेक्ट की और भी है, जैसे अगर इधर कह दें तो वैट है, इधर एफईडी, ऐसा ही है बेटा। और इधर अगर देख लें प्रॉपर्टी टैक्स, गेन टैक्स, ओके है बेटा। ये वाली बात किसी ने ना पढ़ी हो तो मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं, सब ने पढ़ा। हम आपके पूरे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स में से इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स, ये पढ़ेंगे। अब दोबारा से सिलेबस पे आते हैं।
जो पहले, इसको इरेज कर दूं? ओके, पहले 3 चैप्टर्स हैं, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर दें। पहले 3 चैप्टर ना वो डायरेक्ट टैक्स हैं ना वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, बल्कि नज़र आ रहा है कुछ? मैं और कर दें, और कर दें। पहले 3, एक है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, दूसरा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कंसोलिडेटेड फंड, जो हमारे टैक्स हैं वो जाता कहाँ है, खर्च कैसे होता है, कौन कौन कर सकता है फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे। तीसरा है एथिकली हमें ख्याल रखना पड़ता है, ये फर्म्स वगैरह जो होती हैं, ज़ाहिर है अगर आप एक क्लाइंट के टैक्स के मैटर्स भी देख रहे हो फिर उसी का ऑडिट भी करते हो, तो क्या आप वैसे गलतियां निकालोगे जिस तरह से बाकियों की निकालते हैं? अपने काम की गलतियां वैसे निकालेंगे? अपने काम, इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो आप अगर टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट को तो फिर ऑडिट किसी और से करवा लें। इतना ज़रूर कर लें, अगर ये भी नहीं कर सकते, एक पार्टनर फर्म का टैक्स को देख रहा है, दूसरा पार्टनर ऑडिट को देख ले, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो जाएगी। ये इस चैप्टर में पढ़ाते हैं ये सारी बातें, थोड़ा आगे, थोड़ा खोल के, थोड़ा ज़्यादा। आजा बेटा आगे, इधर जगह है बेटा, थोड़ा साथ साथ हो जाए, फर्स्ट लाइन। मैं इधर का। अब ओके है, कुछ बेहतर है? ओके जी बेटा। तो पहले 3 चैप्टर्स ना सेल्स टैक्स है ना इनकम टैक्स है, इंट्रोडक्शन कह लें। उसमें हिस्ट्री बताते हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताते हैं, अभी आपको थोड़ा सा बुक से बता भी देंगे। उसके बाद 4th चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर से 16 तक, 4 से 16 तक इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स, और 17, 18, 19 3 चैप्टर सेल्स टैक्स के। इसमें ये वाला किसी हद तक थ्योरी है और ये किसी हद तक कह लें थ्योरी है, बाकी सब में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, प्रैक्टिकली भी उनको वो पूछ सकता है। ठीक है बेटा। मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब तक पैटर्न यही था, अब चेंज हो गया है 50-50। 50 का वो आपसे थ्योरेटिकल पूछता है, 50 का आपसे न्यूमेरिकल पूछना है। अच्छा, आज क्लास स्टार्ट हुई है 8 बजे शुरू हुई है कमोबेश, और 8 से 9 तक होगी। आपको जो कम्युनिकेट किया गया था वो 7:45 to 9:15। कुछ बच्चे हैं, कुछ तकरीबन 20+ हैं जिनकी क्लास होती है 7 to 8 हमसा, और फिर 9 से 10 फिर उनकी क्लास है। तो हमें लाजमी तौर पर 8 to 9 ही 8 to 9 हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन ये टाइम सफिशेंट नहीं है, तो हमें लाजमी तौर पर फ्राइडे और सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी और उसमें हम न्यूमेरिकल किया करें। यानी हमारा 15 मिनट उधर से 15 मिनट उधर से, ये ऑलमोस्ट आधा घंटा डेली का कम हो रहा है।
तो उसको पूरा करने के लिए हम कोई 6 दिनों के आधा घंटा मिला लें तो तकरीबन 3 घंटे, 3 आवर्स पर वीक। हमें मसला है तो हम 1.5 घंटा या 1 घंटा और 2 घंटे, इस तरह से 3 घंटे हमें फ्राइडे और सैटरडे को आपकी क्लासेस के बाद, मेरे ख्याल में 12:30 पे है लास्ट क्लास, 12:40 पे। उसके बाद फ्राइडे को ज़्यादा टाइम नहीं होता तो जितनी भी हो सके, और फिर सैटरडे को ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। आपको पता होगा, पहले मैंने मैसेज में भी कहा था कि जो कैफ की क्लासेस हैं वो सारी कब स्टार्ट हो गई हैं, मार्च में। हम 1 महीना लेट हैं, ठीक है, उसको कवर करने के लिए। और जो है सिलेबस वैसे ही ज़्यादा होते हैं। इन दोनों बातों को कवर करने के लिए हमें ये वाला टाइम तो लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ेगा, लेकिन कभी भी इतना नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप घर जाके ना पढ़ सकें, ठीक है। आपकी कैपेसिटी के मुताबिक होगा उतना ही पढ़ाएंगे। हाँ, कैपेसिटी अब आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी पीआरसी की निस्बत, ठीक है। फाइनल में ऑब्वियसली, फाइनल में अक्सर मैं कहता हूँ कि आप 9 to 5 तो फर्म में होते हैं, क्लास किस टाइम लेंगे, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगी, फिर पढ़ेंगे किस टाइम, कैपेसिटी और बढ़ाना पड़ेगी। ऐसा ही है ना, मतलब 9 to 5 ही पढ़ते हैं यूजुअली, 9 to 6, 7 भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है, 9। फीमेल को अभी भी छुट्टी दे देते हैं, लेकिन अभी नहीं, जो है मेल के लिए नहीं, वो तो अभी से बेटा कैपेसिटी बढ़ा दें। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 4 to 16 इनकम टैक्स, 17, 18, 19 सेल्स टैक्स। हम जो पढ़ने लगे उसमें टैक्स का जो है उसको जो लॉ डील करता है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। टू 2001 प्लस इसके साथ इनकम टैक्स रूल्स होंगे, फिर सेल्स टैक्स एक्ट, और इसी तरह से सेल्स टैक्स के रूल्स होते हैं। ओके बेटा, ऑर्डिनेंस लॉ होता है। जब कोई लॉ आता है तो उसकी आगे एप्लीकेशन का मसला होता है। से एक लॉ आ गया कि आपने अपनी शॉप्स, समझ लें ऐसे कानून आ गया, अपनी शॉप्स आपने 10 बजे बंद कर देनी है रात के। तो कॉल सेंटर वाले ठीक है जनाब खोलते हैं 9 बजे, हम रात को 10 बजे बंद कर देंगे। तो फिर रूल्स आते हैं उनके लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको एग्जेम्प्ट करने के लिए। लॉ में जो चीज़ होगी वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेल्स टैक्स एक्ट में। एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस क्या है बी लॉ में पढ़ेंगे चैप्टर 1, ठीक है। उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आते हैं, रूल्स आते हैं, ठीक है। आपकी आई कैप की बुक की खूबसूरती है, या जितनी भी मार्केट में बुक हैं उन्होंने इनको इकट्ठे कर दिया, यानी ऑर्डिनेंस भी है, रूल्स भी है। हमारे वक्त ये होता था ऑर्डिनेंस की बुक अलहदा होती थी, रूल्स की बुक अलहदा होती थी। उधर से पढ़ाते पढ़ाते अचानक से टीचर ने कहना भी पेज फलां पे पहुँचे, और फिर वो मिक्स हो जाता था। तो उसके बाद पैटीवाला वाली बुक आई और बाकी मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन, फिर बाकी बुक्स आती गई, चीज़ें बेहतर हो गई। तो हमने बेसिकली 2 कानून पढ़ने हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और कौन से वाला, सेल्स टैक्स है। अगर मैं कहूँ ये कौन से चैप्टर तक है, और ये पहले हम, चूंकि ये चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है तो हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करें। ओके है बेटा, चलें चैप्टर 4 पे पहुंचते, सांस ले लें। चैप्टर 4, चैप्टर 4 पेज हो जाएगा आपका 39 बुक का, ठीक है बेटा।
पहला पेज इसी चैप्टर का, पेज वाइज पढ़ते जाएंगे। अच्छा, आपको एक एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, बुक में से रीडिंग करवाई जाएगी, साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल जो है वो पास पेपर की प्रैक्टिस होती है बेसिकली। हमें नहीं पता आगे एग्जामिनर ने क्या पूछना है, हमें ये तो पता है ना एग्जामिनर ने अब तक क्या पूछा है, तो किसी और को स्टैंडर्ड बनाने की बजाय हम पास पेपर पे ही वो करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत आगे जाके हम प्रैक्टिस कराते हैं कि इस दफ़ा यूँ पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 था इस दफ़ा का, तो राइज़ में ही एक और ज़ाहिद कवी साहब के साथ हमारी डिस्कशन हो रही थी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एग्ज़ामिनर को अब इधर जाना चाहिए, चला गया चला। और फिर एक आते हैं सेल्स टैक्स में कॉटेज इंडस्ट्री, उसने काफ़ी देर से नहीं पूछा था। एक एंगल है, 3 एंगल उसके बनते हैं, 2 पूछता है, हमेशा पूछता है, तो हमने कहा ये इसका एस्पेक्ट रहता है, इस दफ़ा उसने वो भी पूछ लिया। तो मतलब एक लेवल आगे की तैयारी आपको करवाएंगे। नहीं जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, स्कोप। क्या स्कोप का मतलब होता है रेंज क्या है, आपका स्कोप क्या है। आपने इस दफ़ा किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 पेपर पढ़ने। मेरा स्कोप क्या है, रूम नंबर 1 कैफ 2 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ाना है। इसी तरह से टैक्स का स्कोप क्या है, किन पे लगता है, कितनी हद तक फैला हुआ है, पढ़ते हैं। इनकम टैक्स लॉ डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ पर्सन। इनकम टैक्स जो लॉज हैं वो डील करते हैं टैक्स को लगाना, किस पे, नाम से ही ज़ाहिर है किसकी, पर्सन की, सेल्स पे, प्रॉपर्टी पे, इनकम पे। ओके, द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज डिफाइंड कौन से वाले सेक्शन में, पढ़ लें, याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज याद करनी होगी हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ पाएंगे। ये समझा रहा, ये सेक्शन 4 की, क्योंकि सेक्शन तो काफी सारे हैं, आपने सेक्शन याद नहीं करने, पढ़ने जरूर है। क्यों, आगे जब प्रैक्टिस जाएंगे, इवन सी फैब में भी याद नहीं करने होते सेक्शन, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम हैं, मतलब मेरा लॉ का बैकग्राउंड भी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है कोर्ट्स में नहीं जा सकते, वो सिर्फ FBI की अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। नहीं, 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, आपको पहले भी बताया गया था। एपलेट ट्राइब्यूनल उसकी आखिरी होती है, उससे पीछे अपील और फिर चंद। तो एपलेट ट्राइब्यूनल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट रुक जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब आके किसी हद तक वो लाइसेंस वगैरह हाई कोर्ट में। तो जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं हम ये बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं फलां सेक्शन के तहत। जैसे कि वो आर्टिकल 73 के आइन के तनाजुर में आर्टिकल आजकल कौन सा चल रहा है, आजकल किस आर्टिकल का रोल है, जज कहता है इन पे वो लगेगा, और है ना ऐसा। तो ये सेक्शन है, याद करने की पेपर के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आपको प्रोफेशनल करियर में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये कोई नया वर्ड है, बता दिया, यही पढ़ेंगे, इसी के सेक्शन होंगे, इसी की सारी चीज़ें होंगी। इन द फॉलोइंग मैनर, ये कुछ नज़र आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा, ये याद करना, ये याद करना। क्या कहता है, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, हर साल। इसका मतलब है इनकम टैक्स साल में एक दफ़ा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे झूठ बोलते हैं, दरमियान में भी कलेक्शन करते
छोटे तरीके हैं उनके, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन। ये पर्सन कौन है? पर्सन, इंसान, मतलब कंपनी पे कोई टैक्स नहीं, एओबी पे कोई टैक्स नहीं, तीनों हैं। आगे पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। पर्सन समझ गए ना? पर्सन से मुराद इंसान नहीं है। बिजनेस कह दे तो सैलरी वाले पे नहीं होगा, होगा। कोई बंदा जो है अगर उसने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी हुई है उस पे टैक्स नहीं होगा, होगा। इनकम पे होगा, किसी भी तरीके से हो सकती है। कितने तरीके की आगे पढ़ें। इनकम ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम। एक और बात आ गई, टैक्सेबल इनकम क्या होती? इसका मतलब है कुछ एग्जेम्प्ट इनकम भी होंगी, सबकी इनकम पे नहीं होगा। वो मैंने बताया था कि 6 लाख से सैलरी स्टार्ट होती है, टैक्सेबल इनकम। ओके, एज पर एप्लीकेबल टैक्स, इसका मतलब है अन्यवार टैक्स नहीं लगाते, बल्कि रेट्स होते हैं, स्लैब्स होती हैं, परसेंटेज होती है। दोबारा से पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 4 इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। ये आज का हमारा टॉपिक है, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या होता है, कितने महीनों का होता है, कितनी किस्म का होता है, ये आज हमने पढ़ना। टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन, फिलहाल मैंने बता दिया है कि एओपी भी इसमें आती है, कंपनी भी आती है, इंडिविजुअल भी आता है। आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़े हैं, शायद ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इनकम कंपनी की भी होती है, उसके बाद आगे डिविडेंड जाता है ना लोगों की तरफ, और जो है इनकम एओपी की भी होती है, उसके बाद आगे शेयर जाता है। इनकम एक आम बंदे की भी होती है। तो इसका मतलब है पर्सन एक बड़ी बात है, छोटी मोटी नहीं है। दूसरा, टैक्स ईयर, इसको अभी हमने पढ़ना है, ऐसा ही है, आगे पढ़ेंगे। हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल रेट। किसी हद तक ये चीज क्लियर होती है? हाँ, इसको डिटेल से पढ़ना है हमने, इसको डिटेल से पढ़ना है, इसको डिटेल से पढ़ना है, इसको भी डिटेल से देखना है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज, हर एक की इनकम पे नहीं, इनकम पे लगता जरूर है लेकिन टैक्सेबल इनकम पे। एज पर, वो जो एक था प्रोग्रेसिव टैक्स, ज्यादा इनकम तो उसके लिए रेट ज्यादा, कम इनकम कम टैक्स। हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव में कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। अभी हम किस में घुस गए हैं? इनकम टैक्स में। तो इसका मतलब है कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम और बहुत कम इनकम तो वो टैक्सेबल इनकम नहीं हो। इसको आप खुद से पढ़ें। आप जो इन्वर्टेड कॉमर्स में ये इंट्रोडक्शन है। फर्म पार्टनरशिप, जब दोबारा से कोई नहीं, बता देता हूं। एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो, जो ठीक है, ओके। जब उसको जरूरत महसूस होती है किसी और को शामिल कर लो, तो वो अकेला नहीं रहता, वो एओपी बन जाती है, या उसको कहते हैं कि पार्टनरशिप बन गई है, या कहते हैं फर्म। जैसे कि हमारी 3-4 पार्टनर है, उससे आगे 20 तक, ये आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। 20 तक आप पार्टनर हो सकते हैं, 20 से ऊपर तो कंपनी बनाना पड़ेगी। कंपनी सिंगल मेंबर भी बन सकती है, कंपनी 2 बंदों की भी बन सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 20, ठीक है। उससे ऊपर आपको क्या बनानी पड़ेगी?
कंपनी, और वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो उसको भी कहता है कि मैं बिजनेस को क्या दे रहा हूं, कैपिटल उधार दे रहा हूं। ओके बेटा, इसमें इशू। नीचे वाली बातें आप खुद पढ़ेंगे, पढ़ें जल्दी से। जी अब्दुल्ला जी बेटा जी, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। चले, उन्होंने बात पूछ ली, मैं दोबारा। टैक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है टीचर्स के लिए। क्यों, वजह बताता हूं। 6 महीने, हर साल एक बजट आता है, रेट चेंज हो जाते हैं। इस दफा सेल्स टैक्स का उन्होंने सिर्फ इतना किया, पहले 17% रेट था, अब क्या हो गया 18%, सिर्फ 1% बढ़ाया है। हमें सारे न्यूमेरिकल दोबारा से लिखने पड़ेंगे, हमें सारे के सारे न्यूमेरिकल दोबारा से लिखने पड़ेंगे। इनकम टैक्स में पिछली दफा जब बजट आया उसने क्या किया, 3-4 ये जो है सेक्शन उड़ा दिए। उनका इंपैक्ट इतना पड़ा कि सारे के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट रिवाइज करना पड़े, ऑलमोस्ट सारे, क्योंकि उसने टैक्स क्रेडिट को छेड़ा, और टैक्स क्रेडिट हर न्यूमेरिकल में जो है आता है, वो टैक्स कम करता है, तो हर जगह पे हमें जो है उसको ठीक करना पड़ा। अब ये साल बाद आता है, ये जो 18% वाला है ये उन्होंने 6 महीने में दे दिया। साल के दौरान, चले आपने पूछ लिया, यहीं पे रुकते हैं। जो पार्लियामेंट है, ये आप चैप्टर 1B लॉ में भी पढ़ेंगे, पार्लियामेंट कितनी तरह की हैं, और ठीक है, जो मनी अमाउंट फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स होते हैं वो नेशनल असेंबली, किसी ने अगर चैप्टर 1 पढ़ा है बिल आकर, नहीं तो पढ़ लेंगे, नेशनल असेंबली में जाता है। जब ये जाता है तो इसको अप्रूवल के लिए लेके जाते हैं। जब ये अप्रूव हो जाता है तो ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। क्या हो जाता है, फाइनेंस एक्ट। इसमें जो है, अब बजट है तो फाइनेंस की बात होगी। एक थी फिस्कल पॉलिसी, उसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के और कहां से आते हैं खर्चे, क्या पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के खर्चे अगर टैक्स पे आते हैं, गवर्नमेंट की इनकम अगर टैक्स है तो खर्च करेगी, तो दोनों सूरतें बराबर नहीं करनी कि खर्चे तो बता दिए, आएंगे कहां से, कहां से। तो जैसे ही फाइनेंस एक्ट आता है ये सारा चेंज हो जाता है, सारा ना कहें, जितनी भी उसमें चेंजेस होती हैं, वो कहते हैं जनाब किसी को एग्जम्पशन दे दो, ये चेंज हो गया। किसी को वो कहते हैं कि जनाब टैक्स बढ़ा दो, ये चेंज हो गया। तो हर दफा, मतलब ऑडिट में, और दूसरा एक सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग, उनमें चेंज आती हैं, लेकिन कभी कभार जब IFRS चेंज होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड चेंज होते हैं। कॉस्ट में जो हम पढ़ी थी आप वही पढ़ रहे हैं। एक दफा बुक लिख दी टीचर ने, एक बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा उनकी मुशक्कत कम है, मसला ये है कि जैसे ही फाइनेंस एक्ट आता है ये सारा नया कंसेप्ट, बुक्स को नए तरीके से क्या करना, रीअरेंज करना, और फिर सारे के सारे न्यूमेरिकल दोबारा से कैलकुलेट करके दोबारा से लिखना। एक तो ये वाली हो गई। फाइनेंस एक्ट आ गया, बजट के बाद बजट आता है तो उसको फाइनेंस एक्ट आ जाता है। ओके, ये तो हो गया। दरमियान में वो SROs जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, और इधर मुसीबत आती रहती। अच्छा, इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि इधर से नोटिफिकेशन आएगा, आपको टेस्ट होगा, ये तो मुसीबत बन गई थी। इसका मतलब है आपका पेपर है, 2 हफ्ते पहले को नोटिफिकेशन आया, ले जी अब वो भी पेपर में नहीं। 4 महीने आपके पेपर डेट से 4 महीने पहले जो चेंजेस आई वो आपको टेस्ट होंगी, दरमियान वाली टेस्ट नहीं होंगी। तो ये एक रिलैक्सेशन है, ठीक है, कि 4 महीने तक जो भी चेंजेस आ जाएं,
इस वजह से हम भी अपने नोट्स अभी सारे के सारे आपको नहीं दे रहे, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पेपर से 4 महीने, अभी 5 रहते हैं, 5 रहते हैं, तो जो भी आना है वो आ जाए। मीनवाइल यहाँ से पढ़ाते रहते हैं। मैं जो बात कर रहा था कि टीचर्स के लिए ये मसला होता है, वो इसी वजह से होता है कि इसमें चेंजेस आती रहती हैं, हर 6 महीने बाद, हर 2 महीने बाद, और साल बाद तो फाइनेंस एक्ट और बजट आना ही आना होता है। आपने फिस्कल पॉलिसी में ये पढ़ा है। गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, सैलाब की वजह से जो है कोई अचानक से खर्चा आ जाता है। स्कोप पे दोबारा वापस आते हैं। ये वाली बात समझ आ गई कि ये कैसे चेंज होता है? जी बेटा, एफबीआर जो है एक इदारा है जो इन सारे कानून को इंप्लीमेंट करवाता है, और एसआरओज और नोटिफिकेशन एफबीआर जारी करता है, बाद में पार्लियामेंट से अप्रूव करवाता है। बेटा साहब किसी के पास नहीं होती सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर के। वो तो अपनी पार्टी का जो आ गया वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस पर साइन कर, नहीं, मतलब वही एमएनएज करते हैं, उनकी मेजॉरिटी करती है। और वो कैसे करते हैं? वो चैप्टर 1 बी लॉ, वो पूरा एक मतलब चैप्टर है कि कैसे ये लॉ अप्रूव होता है। हाँ, अप्रूव हो जाए बजट तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट जैसे ही बनता है वो किस में? लॉ में चेंज करवा दें। ओके है बेटा? तो ये हर दफा चेंज होती है। तो इसके लिए अक्ल, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं कि पहली दफा पास करना, पहली दफा ही टैक्स पास करना। क्यों? अगली दफा तो चेंज होगा, तो आपको लगेंगे चीनी भाइयों की तरह एक जैसा। गजनी इंपैक्ट एट इट्स पीक होता है, तो आपको तो सारा कुछ एक जैसा नजर आता है। मतलब उसने चेंज कर दिया, यहां पे कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसने इंडस्ट्री लिख दिया, तो आप कहेंगे सारा वही है। तो बेटा बहुत सारा कुछ, तो टैक्स आपने इसी अटेम्प्ट में करना है। क्यों? ईयर एंड कब होता है? 30 जून को। बेटा जब आप अगली दफा आएंगे, अल्लाह ना करे आना पड़े, तो बजट आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा? तो मेजर चेंजेस होंगी। पिछले वालों के लिए अभी कम चेंजेस है, सिर्फ वो 18% रेट हुआ, 2-3 और चीज़ें चेंज हुई हैं। फिर भी आई कैप को ये बुक, आई कैप की वेबसाइट पे जाइएगा, ये मार्च में बुक आई है, उसको अपडेट करनी पड़ी है। सिर्फ वो 17% से क्या रेट हुआ है? 18% हुआ है, तो उनको चेंज करनी पड़ी। तो कल वालों के लिए निशानियां हैं ये। अदरवाइज जो है बाकी सब के पुराने नोट्स, पुरानी बुक चल जाती हैं, इसकी हर दफ़ा बुक भी न्यू, तैयारी भी नई, और आप ओके चलें। तो हमें इस स्कोप से पता चला व्हाट इज उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो समझ गए। वही वाली बात जो हमने की। चलें जी आगे टैक्स शेयर से स्टार्ट करते हैं। अब तक जो पढ़ा कोई क्वेश्चन? सब ठीक है? पढ़ाई क्या है? ओके टैक्स ईयर क्या बेटा? टैक्स ईयर, ईयर कितने महीनों का होता है? 12 महीने। अच्छा, को पता है आप जितनी भी अकाउंट्स में काम करते हैं उसका ईयर एंड कब आ रहा होता है? 31 दिसंबर। दूसरी क्या डेट होती है? 30 जून। 30 जून, ठीक है। तो यहां पे जो ईयर एंड है 12 महीने का, और वो 1 जुलाई से यानी अभी जो चल रहा है वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ होगा, और 30 यूं लिख दें जून 2023।
आप कहते हैं आसान बात है, ये क्यों कहा है फिर? ये जो 2023 है इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं? कैलेंडर ईयर। ये कहां से स्टार्ट होता है? 23 से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? कैलेंडर ईयर से क्या मुराद है? वही जो आप समझते हैं, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। ओके हो गया। टैक्स ईयर क्या होता है? यह भी 12 महीने का होता है। पिछले साल 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और उससे अगले साल जो है 30 जून को खत्म होगा। अभी कौन सा फिर पीरियड चल रहा है? कौन से वाला? ये वाला जो लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं टैक्स ईयर 2022 की, शुरू कब हुआ हो? 1 जुलाई 2000 से आगे 30 जून 2022 तक। 2021 अगर बात करूं, इसका मतलब है टैक्स ईयर 12 महीने का एक पीरियड होता है जो जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से, और अगले साल उससे अगले कैलेंडर ईयर, साल तो वही चल रहा है ना टैक्स ईयर, कैलेंडर ईयर अगले 30 जून जो है जाके खत्म होता है। और जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करता है एंड उसका स्टार्ट भी फॉल कर रहा है कहीं, किस कैलेंडर ईयर में? 2022 में, एंड भी हो रहा है 2023 में, तो हम इसको नाम देंगे टैक्स ईयर 2023। तो मैं कह सकता हूं टैक्स ईयर एक पीरियड ऑफ 12 मंथ होता है, स्टार्ट होता है जुलाई से, एंड होता है 30 जून, 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून जो भी है। जिस कैलेंडर ईयर में एंड होता है उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। स्टार्ट हुआ 2022 में 1 जुलाई, एंड कब हुआ? नाम इसका क्या है? टैक्स ईयर 2022 या 23? 23। जिस कैलेंडर ईयर में एंड होता है वही उसको नाम दे दिया जाता है। टैक्स ईयर 12 महीने का पीरियड है, स्टार्ट होता है जुलाई से, 12 महीने पूरे होते हैं 30 जून को। जिस कैलेंडर ईयर में एंड होता है वही उसका नाम रख दिया जाता है। ये वाली बात समझ आएगी? ये तो आप कहते इतनी आसान बात थी साथ, नहीं, ये सारा काम कहलाता है नॉर्मल टैक्स ईयर। ये क्या कहलाता है? नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है। तो फिर कोई एबनॉर्मल टैक्स ईयर भी होता है जी, होता है। वो होता है स्पेशल, जो 30 जून के अलावा किसी डेट पे एंड करे। ऐसा टैक्स ईयर जिसका एंड हो, से एक कंपनी है नेस्ले, एग्जांपल ले ले, ऐसा है नहीं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। नेस्ले वाले कहते हैं भाई आपका यहां पे ईयर एंड कितना है? 30 जून को। पहले ये बताएं, नॉर्मल समझ आ गया? किसी को समझ ना आए? ओके, 30 जून को यहां पे ईयर एंड आप करवा रहे हैं। हमारी जो पेरेंट कंपनी है नेस्ले स्विट्जरलैंड, उसका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। किस में खत्म होता है? 31 दिसंबर को। अब वो कहेंगे कि भाई हमें हर दफा 2 बुक्स बनानी पड़ती हैं, 2 फाइनेंशियल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, 2 प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो भी आप उनके नाम है वो बनाने पड़ते हैं। एक आप लोगों के लिए, इन टैक्स अथॉरिटीज के लिए, एक अपनी पेरेंट कंपनी के लिए। उनका ईयर एंड और है तो हम तो मुसीबत में पड़ गए, हमारा ईयर एंड, हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दो।
तो वो कहेंगे ठीक है, आपका जो टैक्स ईयर होगा वो होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अब ये ईयर एंड 30/6 नहीं है, 30 जून नहीं है, 31 दिसंबर हो गया। तो चूंकि 30 जून को एंड नहीं हो रहा, हम इसको कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। ये वाली बात समझ आती? चले, हम नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ते हैं, फिर दोबारा से स्पेशल टैक्स ईयर को डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, चले। तीन तरह के होते हैं, अभी हम इस तरफ भी आएंगे। फिलहाल नॉर्मल टैक्स ईयर इज पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन, इट डिनोटेड, नाम रखा जाता है बाय द कैलेंडर ईयर इन विच, कौन से वाली, कोई प्रॉब्लम? स्पेशल पे दोबारा से आते, थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ेगा तभी समझ आए। ये रेस कर दो। स्पेशल टैक्स ईयर का इतना पता चल गया कि ये 30 जून को एंड, अगर एंड होगा 30 जून को तो फिर तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि पीरियड ऑफ 12 मंथ है। इसका मतलब है शुरू ही 1 जुलाई से हुआ होगा पिछले कैलेंडर ईयर में, ऐसा ही है। 2022 में शुरू हुआ होगा 23 में। इसके अलावा किसी भी डेट को खत्म हो रहा हो तो बेटा जी वो क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर, उसको नाम क्या रखते हैं जरा मुझे बताइएगा। ये पूरे 12 महीने, 12 महीने ही है जी टैक्स ईयर है। नॉर्मल या स्पेशल? क्यों? 30 जून को खत्म नहीं होना। अब मुझे बताएं ये कौन से वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? उस दौरान कोई नॉर्मल टैक्स ईयर भी चल रहा होगा। इसकी एंड डेट 22 टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर 22 में है या 23 में? नॉर्मल टैक्स ईयर कहां से कहां तक होता है? तो ये डेट कौन से वाले में है? तो नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होगा? कौन से वाला? तो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये फॉल करे इसको वही नाम देते। शुरू कब हुआ, खत्म भी टैक्स ईयर कौन से वाले, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन से वाले में एंड हुआ, तो इसको नाम देंगे 2023। क्यों? कौन से वाले नॉर्मल की तो समझ है ना। तो आप देखें ये वाला पीरियड कौन से वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। तो ये इसका नॉर्मल टैक्स ईयर कौन से वाला है? ये 1/7/22 से लेकर 30/6/2023 में फॉल कर रहा है। कौन से वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? 2023 में। तो इसको नाम देंगे टैक्स ईयर 2023। अगर इस तरह से समझ ना आए तो देखें इसके बाद कौन से वाली 30 जून आनी है, इसके बाद कौन से वाली 30 जून आनी है, 22 की या 23 की, वही इसका नाम रख दे। स्पेशल टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ, कौन से वाला, 12 मंथ, डिफरेंट फ्रॉम एंडिंग डेट, डिफरेंट फ्रॉम। तो नाम क्या रखेंगे ये मसला था। जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा हो
वही नाम रख दें। ये इसकी एंड डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही हो वही नाम रख दें। इसकी एंड डेट कौन से वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर, वही नाम रख दें। नहीं समझ आती तो देखें उसके बाद कौन सा 30 जून आना है वही नाम रख दें। तो इसके बाद कौन से वाला 30 जून आना है, 22 या 23? ये 23 है। ये वाली बात समझ आती? एक और पीरियड में लिखने लगा हूं, मुझे बताइएगा। हाँ बताएं क्यों? एक तो ये कौन से वाले पीरियड में फॉल कर रहा है, कौन से वाले नॉर्मल टैक्स में फॉल कर रहा है, 24 में। या इसके बाद कौन से वाली, यानी एंड वाली डेट के बाद देखें, एंड वाली कौन से वाला 30 जून आने वाला है, 24 का। तो ये टैक्स ईयर कौन सा है, 2024। ये मेन पॉइंट था कि इसका नाम रखना होता है। ओके है, चले दोबारा से लिखते हैं। इसलिए तो इसको स्पेशल टैक्स ईयर का। जी बोले, टैक्स ईयर 2000। क्यों? क्योंकि इसकी जो एंड डेट है वो कौन से वाले पीरियड में फॉल कर रही है, और 2021 कहां से शुरू हुआ होगा, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरह से समझ नहीं आती तो इसके बाद कौन से वाली 30 जून, 30 जून 2000, तो इसका नाम क्या रखना है, 21। ले जी, नजर आ रहा है सबको? ओके, ये नजर आ रही है, ये फिगर्स नजर आ रही हैं, आ रही हैं? ओके, 1/9/2021 से 31/8/2022 टैक्स ईयर। क्यों? ये जो एंड डेट है, ये जो एंड डेट है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में फॉल कर रही है, यूं कह लें। या इसके बाद 30 जून कौन सी आनी है, 30/6/2000, तो इसको टैक्स ईयर 2000। कोई प्रॉब्लम? किसी को समझ ना आई, बड़ा से समझ के जाएं, यहां पे हौसला कर लें। ये चीज समझ नहीं आएगी तो हर दफा टैक्स ईयर की जब भी बात होगी आपको समझ नहीं आने वाली। अभी समझ लें, कोई प्रॉब्लम है दोबारा से बता दें, नॉर्मल समझ नहीं आया दोबारा से समझ लें। ओके बेटा, चले जल्दी से हम करते हैं। 1/1/2022 से 31/12/2022 23 है। अच्छा नहीं, ये गलत है। 1/4/22 से 31/3/2023 23 है। 1/5/2022 से ओके है बेटा, यही पढ़ के आइएगा, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसी को समझ ना आए तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।